क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं लेंथ और ब्रेथ की बात करता हूं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये पहले वाली बात कर रहा हूं और ये अब वाली बात कर रहा हूं, ध्यान से सुना। उसने मेरे प्यारे दोस्त कहा है कि लंबाई को 3 गुना कर दिया गया। लंबाई अगर पहले 1 थी तो अब कितनी कर दी है, 3 गुना। चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर दी है। मूल चौड़ाई अगर उसकी 2 थी तो ये आधी कर दी है 1। अगर मैं पहले क्षेत्रफल निकालूं मेरे प्यारे दोस्त, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या वो 2 आ जाएगा? और अब मैं क्षेत्रफल निकालूं लंबाई गुना चौड़ाई, क्या दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो जो आ जाएगा वो 2-3 आएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। यार बगीचे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 5/8 है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करिए। एक आयताकार बगीचा है और उसने कहा है उसकी चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 5/8 है। यानी लंबाई अगर 8 होती है तो चौड़ाई कितनी होती है, 5 होती है। ये डायमेंशंस आप लोगों को दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया बगीचे का जो क्षेत्रफल है वो 1000 वर्ग मीटर है। 1000 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। 8 पंजे 40 से ये स्क्वायर हो जाएगा और वो उसने दिया कितना है, 1000 वर्ग मीटर दिया है। 0 से 0 कट जाएगी, जब 4 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 का वर्गमूल, यानी ए की वैल्यू 5 हो चुकी है। अगर मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू 5 हो चुकी है तो 8 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पंजे 40 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू यहां रखेंगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। उसने कहा है 8 रुपए प्रति मीटर की दर से बगीचे की बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी मैं इसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाहता हूं। बाड़ का मतलब होता है मैं चारों तरफ जो है इसके फेंसिंग करना चाहता हूं। फेंसिंग करना चाहता हूं यानी चारों तरफ तार लगाना चाहता हूं। अगर वो तार जो है वो 8 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लगता है तो बताइए टोटल खर्चा कितना आएगा। तो जब हम किसी तार लगाने वाले को बुलाएंगे और हम ये कहेंगे कि इस बगीचे के चारों तरफ तार लगना है, वो कहेगा कि पहले मैं बगीचे को नापूंगा कि तार मुझे कितना चाहिए। यानी कि वो पहले बगीचे का पेरीमीटर निकालेगा। ये बगीचे का पेरीमीटर होता है, यही तो तार लगेगा मेरे भाई। तो वो पहले बगीचे का पेरीमीटर निकालेगा। कैसे निकालेगा, 2l+b से। l+b 40 और 25 65 हो जाएगा। यानी कि वो आपसे कहेगा भैया जी 130 मीटर तार मुझे चाहिए अगर मैं इसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाहता हूं तो। बेटा जी आज मतलब थोड़ी सी गलती की वजह से वो क्लास थंबनेल पर जो है वो 2 बजे लिखी रहेगी और क्लास जो होनी थी वो 1:30 बजे से होनी थी। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि दिल्ली पुलिस की क्लास होने की वजह से हम इसे 2 बजे कर रहे हैं। जिस दिन दिल्ली पुलिस की क्लास खत्म हो जाएगी हम वापस से इसे पुराने टाइम पर कर देंगे। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी, रियली सॉरी कि थंबनेल पर हम लोग जो है वो टाइम चेंज नहीं कर पाए। यहाँ ये मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, उसने ये कहा है कि चौड़ाई जो है वो लंबाई की 5/8 है। अगर लंबाई 8 होती है तो चौड़ाई 5 हो जाएगी। दोनों के आगे ए लगा दिया। उसने क्षेत्रफल दिया हुआ है 1000 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो 1000 वर्ग मीटर का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो क्षेत्रफल 1000 दिया है। यहाँ से ए की वैल्यू 5 आ गई। अगर यहाँ से ए की वैल्यू 5 आ चुकी है तो 8 पंजे 40 इसकी लंबाई आ गई, 5 पंजे 25 इसकी चौड़ाई आ गई। अब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि 13 रुपए मीटर के हिसाब से आप ये बताइए कि इसके चारों तरफ फेंसिंग का खर्चा कितना आएगा। तो आपने कहा इसके चारों तरफ की पहले आपने लंबाई निकाल ली, पेरीमीटर 2l+b से। पेरीमीटर 2l+b से इसके चारों तरफ की आपने फेंसिंग निकाल ली। लेंथ कितनी है, 40 है। ब्रेथ कितनी है, 25 है। दोनों को जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। 65 दूनी 130 मीटर की फेंसिंग है। ठीक है, अब उसने कहा है 1 मीटर का खर्चा 8 रुपए है तो 130 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, 1040 रुपए हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 1040 आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 1040 आ चुका है? ठीक है, तो आप तो आयताकार पार्क का परिमाप आपसे पूछना चाह रहा है, इसका पेरीमीटर आपसे पूछना चाह रहा है। मैंने एक बार चेक करने की कोशिश की कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। मैंने आपसे कहा कि मैं तीनों जगह से 2 कॉमन ले सकता हूं। इसे 2 गुणा 17 लिख सकता हूं, इसे 2 गुणा 15 लिख सकता हूं, इसे 2 गुणा 8 लिख सकता हूं। आप देखिए तीनों जगह 2 मौजूद है। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 17 के सामने वाली भुजा जो होगी वो 90 डिग्री की होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका एरिया 1/2, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दीजिए, एक भुजा तो ये आएगी और एक भुजा ये आएगी। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यहां मेरे प्यारे दोस्त 5a/3 है यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लंबाई गुणा चौड़ाई 15 है, स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? आपने कहा जी भैया जी 15 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू 4 आ चुकी है। अगर ए की वैल्यू 4 आ चुकी है तो लंबाई कितनी आएगी, 5 चौक 20 आएगी और 4 तिया 12 आ जाएगी। क्या लेंथ भी आ चुकी है, ब्रेथ भी आ चुकी है? तो अब आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन इसका परिमाप पूछा है तो परिमाप का मतलब होता है 2l+b की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो लेंथ कितनी है 20 है और ब्रेथ कितनी है वो 12 है और 20 और 12 32 और 32 दूनी कितना होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा पेरीमीटर पूछ रहा है तो 64 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फोटो आपके सामने बनाता हूं। ऐसा एक कमरा है जिसकी लंबाई जो है वो 18 मीटर है और जिसकी चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है। ऐसा एक कमरा है। ठीक है, इसके फर्श पर 120 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाई गई है। इसके फर्श पर, ये जो फर्श था इस पर 120 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाई गई है। 25 रुपए प्रति मीटर की दर से कालीन की लागत की गणना करें। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, रटना कुछ भी नहीं है। मैं जहां खड़ा हूं मैं इस फर्श पर खड़ा हूं। मैंने कहा कि भाई इस फर्श पे कालीन बिछा दो। तो आप अगर बाजार से खरीद के लाएंगे तो पहले इसका मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट ऐसे करेंगे, पहले इसका एरिया नापेंगे, लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। फिर आप दुकान पे जाके इतने ही एरिया की कालीन मांगेंगे कि भैया इतना एरिया हमें कवर करना है, इतनी एरिया की कालीन दे दो। मान लो मेरे इस रूम की लेंथ जो है वो 10 मीटर है, चौड़ाई जो है वो बच्चे चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि लंबाई 10 मीटर है चौड़ाई 5 मीटर है तो लंबाई गुणा चौड़ाई का 150 मीटर स्क्वायर मुझे कालीन चाहिए। जब भी आप बाजार में जाओगे तो बाजार में जाके ये कहोगे कि भैया जी हमें 150 स्क्वायर मीटर की कालीन दे दो, क्योंकि हमें 150 स्क्वायर मीटर फर्श ढकना है। यही तो मतलब होता है। यानी कि फर्श का क्षेत्रफल जो है वो कालीन के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए। फर्श का क्षेत्रफल कालीन के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए मेरे भाई। फर्श का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? कमरा जो है वो 18 मीटर लंबा है, कमरा जो है वो 12 मीटर चौड़ा है, कमरा 12 मीटर चौड़ा है, ये कमरे का क्षेत्रफल आ गया और ये फर्श के क्षेत्रफल जो है ये कालीन के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए। कालीन की लंबाई नहीं पता है, कालीन की चौड़ाई 120 सेंटीमीटर है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर लूं, मैं इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहां से सॉल्व कर दीजिए ना, 12 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 12 ढाई 120, 0 से 0 कट गई, 10 इधर आके गुणा में हो जाएगा। यानी हमें 180 मीटर लंबी कालीन चाहिए। हमें कितने मीटर लंबी कालीन चाहिए? तो आप कहेंगे जी हमें 180 मीटर लंबी कालीन चाहिए। उसने कहा भाई साहब कालीन का रेट तो 25 रुपए मीटर है, कालीन का रेट 25 रुपए मीटर है, आप कह रहे हो मुझे 180 मीटर चाहिए, तो वो कैलकुलेटर में फटाक से 180 की गुणा 25 में करेगा।
कि भाई साहब जब 1 मीटर 25 रुपए की है तो 180 मीटर कितने की होगी, 25 अट्ठे 200 को 0 हासिल 20, 25 एकम 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी आप 4500 रुपए की कालीन लेके आओगे, आप 4500 रुपए की कालीन लेके आओगे। क्या इस बात में कोई दिक्कत, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? यानी उसकी लंबाई जो दी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा दिया हुआ है, ठीक है। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, उसकी चौड़ाई जो है वो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा दिया हुआ है। इसे समान आकार की, ये समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। यानी इस पे टाइल लगानी है मेरे प्यारे दोस्त। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ये जो वर्ड लिखा है ना, बड़ा खतरनाक वर्ड लिखा है। ये न्यूनतम जो लिखा है ना, ये न्यूनतम जो लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, ये बड़ा खतरनाक वर्ड लिखा है। ये न्यूनतम जो लिखा है ना, ये बड़ा खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है जी, ये बड़ा खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है। ये क्या है? ये हमने कौन सी कलाकारी दिखाई इसमें? इससे देखेंगे ना, ये जो न्यूनतम लिखा हुआ है प्यारे दोस्त, ये बड़ा खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है। ये देखिए, ये न्यूनतम जो है ये बड़ा खतरनाक वर्ड है मेरे भाई। अब आप कहेंगे जी ये कैसे खतरनाक है? मेरे प्यारे दोस्त खतरनाक ऐसे हैं, हाँ खतरनाक ऐसे है मेरे प्यारे भाई, खतरनाक ऐसे है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे इस फर्श पे टाइल लगानी है, मुझे इस फर्श पे टाइल लगानी है, बेटा यश तिवारी अभी थोड़ा सा इंतजार करो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, आप शायद या तो मेरी बात सुनते नहीं है या सुनने के बाद फिर भी आप बेचैन रहते हैं। मैंने कहा था अभी डायरेक्टली चीजें होंगी जो फॉर्मूला बेस्ड है, अभी मिक्स चीजें नहीं होंगी, क्योंकि मिक्स चीजें तब होंगी जब आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे। अभी मैं आपको ना रेक्टेंगल पढ़ाने के बाद सारे के सारे फॉर्मूले लिखवाने की कोशिश करूंगा, आज सारे के सारे फॉर्मूले लिखवाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हम लोगों की आगे केवल केवल प्रैक्टिस बच जाए, ठीक है। ध्यान से समझिए, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि एक फर्श है आपके सामने, मुझे इस पर टाइल लगानी है, तो आप कहेंगे जी लगा लो टाइल, जितना फर्श का क्षेत्रफल है उतना ही टाइल का क्षेत्रफल होना चाहिए, सारी टाइल कवर हो जाएगी, सारा फर्श कवर हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई मैं कम से कम टाइल लगाना चाहता हूं, न्यूनतम संख्या में टाइल लगाना चाहता हूं। आपने कहा न्यूनतम संख्या में कैसे? मैं बोला भाई टाइल मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, टाइल मुझे कम से कम चाहिए। तो आप कहेंगे जी अगर टाइल कम से कम चाहिए ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बड़ी टाइल लगानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कम से कम टाइल लगाना, तो आपको बड़ी से बड़ी टाइल लगानी पड़ेगी, बड़ी से बड़ी टाइल लगा दीजिए, हो जाएंगी कम से कम टाइल। अगर आप छोटी छोटी टाइल लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइल लगेंगी, और अगर आप बड़ी से बड़ी टाइल लगा देंगे, जितनी बड़ी लगा सकते हैं, तो उस केस में आपकी कम से कम टाइल आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, मैदान जो था उसकी डायमेंशन थी 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1500 हो गए 1517, इसकी लंबाई होगी 1517 सेंटीमीटर। मैदान की चौड़ाई 9 मीटर में 902 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब मुझे ऐसी टाइल लेनी है जो बड़ी से बड़ी हो और इस वाले क्षेत्रफल में सटीक बैठ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जब भी बड़ी से बड़ी टाइल के लगाने का क्वेश्चन आपके सामने आता है, या जब भी न्यूनतम संख्या में टाइल लगाने का क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप दी गई डायमेंशन का मैसे निकाल दो, मैसे मतलब एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो टाइल की लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। तो आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जब एचसीएफ पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझ लो एचसीएफ कैसे निकलता है। आपने 902 से 1517 को डिवाइड करना है, आपने कहा 902 एकम 902 हो जाएंगे, 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेगा, 1 आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6 आ जाएगा। आप 615 से 902 को डिवाइड करिए, आपने कहा 615 एकम 615 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा। आपने कहा 287 से फिर इस 615 को डिवाइड करिए, 287 दूनी देखिए, 7 दूनी 14 को 4 हो जाएगा हासिल 1, 8 दूनी 16 17 को 7 हासिल 1, 574, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 7 गए 4। अब 41 से मेरे भाई 287 को डिवाइड करिएगा, 41 सत्ते 287 होते हैं, जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही उसका मैसे होता है, वही उसका मैसे होता है। यानी अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई साहब उस टाइल की ज्यादा से ज्यादा लंबाई कितनी हो सकती है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे उस टाइल की ज्यादा से ज्यादा लंबाई 41 हो सकती है। अगर उसने टाइल की लंबाई पूछा तो मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। उसने पूछा कि मेरे भाई कितनी टाइल चाहिए, तो फर्श के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो। टाइल की लंबाई भी 41 होगी, टाइल की चौड़ाई भी 41 होगी, क्योंकि वर्गाकार है, वर्गाकार में लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। बस इसे सॉल्व कर लो। 41 से काटो, 41 3 एकम 3 4 123, 41 चौका 4 एकम 4 ज्यादा हो जाएगा, 41 दिया 3 एकम 3 4 दिया 12, 123 हो गया, 123 और 7 130, 21 और 7 28, 41 सत्ते 287, 41 से काटो, 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, 22 सत्ते 154 को 4 हासिल लगे 15, 22 दिया 66 और 15 81 हो जाएंगे। तो मुझे कितनी टाइल्स चाहिए? तो आप कह देंगे मुझे 814 टाइल्स चाहिए। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, समझ नहीं आया क्या? मैं के एक आयताकार मैदान के चारों ओर एक मैदान है मेरे प्यारे दोस्त, इसकी डायमेंशन दी हुई है, लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 40 मीटर है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ये इसके चारों तरफ एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं कि जब भी बाहर रास्ता बना होता है तो कैसे निकालते हैं? जब भी बाहर रास्ता बना होता है तो रास्ते का क्षेत्रफल जो है हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। जब भी बाहर रास्ता बना होता है, बेटा मैक्सिमम कभी भी नहीं पूछेगा अमन, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक्स क्या होती है? रास्ते की चौड़ाई जो कि 5 दी हुई है। एल क्या है? मैदान की लंबाई 50 है। बी क्या है? मैदान की चौड़ाई 40 है। एक्स क्या है? रास्ते की चौड़ाई 5 दूनी 10 है। 50 और 40 90 और 10 100, 100 में 10 की गुणा करेंगे तो 1000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये तो फॉर्मूला पर बेस्ड है, इसे तो आप आसानी से कर लेंगे, है ना। आइए, आयताकार लॉन के बीच में एक 80 मीटर है, ये एक 80 मीटर लंबाई की है और ये मेरे भाई 60 मीटर चौड़ाई वाली है। एक आयताकार लॉन के बीच में 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं, 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं। एक सड़क ये रही बीच में और एक सड़क ये रही बीच में, ये भी 10 मीटर चौड़ी सड़कें हैं, ये भी 10 मीटर चौड़ी सड़कें, ठीक है। एक लॉन की लंबाई के समानांतर है, एक तो लॉन की लंबाई के समानांतर है और दूसरी लॉन की चौड़ाई के समानांतर आप लोगों को दी हुई है। 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दोनों सड़कों पर यात्रा करने की लागत क्या आएगी? अगर 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर के 3 रुपए खर्चा लगता है, 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 3 रुपए खर्चा लगता है, तो बताइए दोनों सड़कों पर यात्रा करने का खर्च कितना आएगा? तो क्या सबसे पहले मुझे दोनों सड़कों का कितने मीटर स्क्वायर एरिया है वो निकालना पड़ेगा। और जब भी दो सड़क एक लंबाई के समानांतर एक चौड़ाई के समानांतर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो मेरे भाई रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? रास्ते का क्षेत्रफल एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स होता है या माइनस 2x होता है? बताइए, फॉर्मूला बताइए।
एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स होता है माइनस 2x होता है, तो आप कहेंगे माइनस एक्स होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है? रास्ते की चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें, 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं, तो रास्ते की चौड़ाई जो दे रखी है वो 10 दे रखी है मेरे प्यारे दोस्त। एल कितना है? लंबाई 80 है, चौड़ाई 60 है, माइनस एक्स यानी 10। 80 में से 80 और 60 140 में से 10 गया 130 की गुणा, यानी ये 1300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कितना? ये 1300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 3 रुपए है तो 13 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3900 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? 3900 रुपए हो जाएगा। तो ये दोनों रास्तों का क्वेश्चन आया था, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। बताइए, क्वेश्चन नंबर 59 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं। इस भाषा से आप क्या समझे? ये जो लंबी कहानी लिखी हुई है, नए नए नाम आप लोगों को दिए हुए हैं, एक नेहरू रोड है, एक जू रोड है, जू पार्क रोड है, और दोनों मध्य में है और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो इस भाषा से आप इतना सा समझे जितना मैंने आपके सामने बोर्ड पे बना दिया, इतना ही तो समझे बच्चे। 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं, यानी इन रास्तों की चौड़ाई जो दी हुई है वो 2 मीटर आप लोगों को दी हुई है। इन रास्तों की चौड़ाई जो है वो 2 मीटर आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, प्रत्येक रास्ता पार्क की एक विमा के समानांतर है। 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को बनाने की लागतें क्या आएंगी? यानी अगर हम मार्ग बनाने लगे तो 150 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा आएगा? तो मार्ग का पहले क्षेत्रफल तो पता चले कि भाई साहब मार्ग है कितना। तो जब भी दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो उन रास्तों का क्षेत्रफल जो है हम ऐसे निकाल सकते हैं। रास्ते की चौड़ाई 2 है, मैदान की लंबाई 72 है, मैदान की चौड़ाई 48 है, रास्ते की चौड़ाई 2 है। अगर मैं यहां से देखूं 72 और 8 80, 80 और 40 120 और में से 2 गया 118 दूनी 236 मीटर स्क्वायर के रास्ते आ गए। यानी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई रास्ते का क्षेत्रफल कितना है तो मैं बताऊंगा कि भाई साहब 236 मीटर स्क्वायर है। 236 मीटर स्क्वायर। उसने कहा भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आएगा वो 150 रुपए आएगा। 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आएगा वो 150 रुपए आएगा। तो 236 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 15 चिक्का 90 को 0 हासिल 9, 15 तिया 45 और 9 54 को 4 हासिल 5, 15 दूनी 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आपने क्या दिया? आंसर 35,400 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो याद रखना, जब किसी वर्ग के अंदर कोई सर्किल बना होता है उस सर्किल की त्रिज्या जो है वो वर्ग की भुजा की आधी होती है। अगर वर्ग की भुजा a है, अगर वर्ग की भुजा a है तो उसकी भुजा की आधी जो है उस सर्किल की त्रिज्या हो जाएगी जो सर्किल वर्ग के अंदर बना हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई एरिया के फॉर्मूले मैंने यहाँ दो बताए हैं, एक पहला फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला एरिया का ये है। ठीक है, अब आप यहां से ध्यान से एक और चीज समझना, मैं आपसे कह रहा हूं ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है मेरे प्यारे दोस्त। मुझे एक इसके बाहर जो है वो वृत्त बनाना है, मुझे एक इसके बाहर जो है वो वृत्त बनाना है, मुझे एक इसके बाहर जो है वो वृत्त बनाना है मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक इसके बाहर जो है वो वृत्त बनाना है। मैंने ऐसा वृत्त बना दिया और मैंने इस वृत्त की रेडियस आप लोगों से पूछ ली, मैंने इस वृत्त की रेडियस आप लोगों से पूछ ली भाई साहब। यानी मैं आप लोगों से क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं आप लोगों से ये वाली लंबाई पूछना चाह रहा हूं। तो जब भी आप लोगों से बाहर बने वृत्त की रेडियस आपसे पूछी जाए तो मेरे प्यारे दोस्त आप उसकी भुजा को √2 से डिवाइड कर देना, आप उसकी भुजा को √2 से डिवाइड कर देना, बाहर बने वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। अब आप मुझे समझाइए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला स्क्वायर का लिखा हुआ है जो आपकी समझ से बाहर है। स्क्वायर के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर के बाद हम लोग पढ़ते हैं पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई कि समांतर चतुर्भुज में होता क्या है। रेक्टेंगल ही होता है अगर उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि पैरेललोग्राम जो होता है एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। विकर्ण बराबर, बताइए विकर्ण बराबर होते हैं क्या? एक बार मुझे बताइए पैरेललोग्राम के विकर्ण बराबर होते हैं क्या? विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं आपसे कहूं कि ये इसकी लेंथ दी हुई है, इस पैरेललोग्राम की लेंथ दी हुई है और ये जो है इसकी ब्रेथ दी गई है। ठीक, अब इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है, इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है मेरे प्यारे दोस्त, सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, इसीलिए समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों भुजाएं जो है वो पैरेलल है और पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, ये ऊंचाई कहते हैं, इसे हम लोग h1 से डिनोट करते हैं। अगर ये दोनों रेखा आपस में पैरेलल है तो इस पर डाला गया परपेंडिकुलर जो होगा ये h2 का काम करेगा। ये कौन सी का काम करेगा? ये हाइट h2 का काम करेगा। अब आप मुझे ये बताइए, मैं कुछ चीजें इसमें पूछना चाहूंगा और एक क्वेश्चन भी मैं आपको यही देना चाहूंगा, जब पैरेललोग्राम के क्वेश्चन करेंगे वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपसे ये कहा कि भैया जी एरिया कैसे निकालते हैं इसका, तो आपने कहा जी एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, यानी आधार की गुणा अगर हम ऊंचाई में कर देंगे तो हमारे सामने एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन पता है आपने मुझसे क्या क्वेश्चन किया? आपने मुझसे किया कि आप बेस इनटू हाइट बता रहे हैं। अगर मैं बेस इसको लूंगा, अगर मैं बेस इसको लूंगा, बेस में एल को लेता हूं तो इसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइट का काम करेगा, यानी मुझे हाइट h1 लेनी पड़ेगी। अगर मैं बेस को एल लेता हूं तो इसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर जो है वो हाइट का काम करेगा। अगर मैं बेस बी को लेता हूं, अगर मैंने बेस बी को ले लिया तो इसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइट का काम करेगा और दोनों ही तरीके से इस पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, तो दोनों को हमने बराबर लिख दिया। जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर पैरेललोग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ हो, दोनों लेंथ दी हो, एक पर हाइट होते हैं, कांग्रेंस होते हैं, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि अगर आपके सामने कोई एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अगर आपके सामने कोई एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसने कहा कि इसकी लंबाई जो है वो 12 मीटर है, इसकी चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 14 मीटर है, इसका विकर्ण जो है वो 14 मीटर है। तो बताइए मुझे कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है क्योंकि 90 डिग्री का कोण नहीं होता, हम हीरोज फार्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोज फार्मूला के लिए तीनों को जोड़िए, 14 और 10 24, 24 और 12 कितना हो जाएगा? 24 और 12 36 हो जाएगा और उसका आधा हम जब कर देंगे तो s की वैल्यू 18 निकल के आ जाएगी। अगर s की वैल्यू 18 निकल के आ चुकी है तो s यानी 18, s माइनस a 18 में से 12 जाएगा 6, s माइनस b 18 में से 10 जाएगा 8, s माइनस c 18 में से 14 गया 4 बचेगा। यानी आपने कहा जी भैया जी अगर मैं आपसे ये कहता हूं 18 8 144, ये हो गया भैया, बहुत बढ़िया। अगर 6 चौक 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 गुना 6 लिख सकता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त 144 का वर्गमूल 12 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये 6 अंदर ही रहेगा। क्या इस वाले ट्रायंगल का एरिया 12 दूनी 24 √6 हो जाएगा?
अगर इसका 24 रूट 6 है तो क्या इसका 24 रूट 6 नहीं होगा? क्योंकि एक डायगोनल पूरे चतुर्भुज को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में बांटता है मेरे भाई। तो अगर इसका एरिया 24 रूट 6 है, इसका एरिया 24 रूट 6 है, तो क्या दोनों को मिला के परपेलोग्राम का एरिया 48 रूट 6 नहीं हो जाएगा?